सभी जनन को हमारी ओर से राम राम। आज को जो विषय है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए हमारा ऐसा अनुमान है कि यदि कुछ बुंदेलखंडी को पुट आज की क्लास में रखो जाए तो वो आपको और भी रुचिकर लगे। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है यशोवर्मन द्वितीय के जो पुत्र हुए जिनका नाम था राजा परिमार्दी देव, और उन्हीं को कहा गया परमाल देव या परिमल देव, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जिसमें एक इनके संबंध में एक पुस्तक भी लिखी गई है जो बुंदेलखंड के कवि भय हैं जिनको नाम है जगनेक। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पिछली क्लासेस के रिव्यू को देखें तो जो यशोवर्मन द्वितीय थे जिनकी हत्या हो गई थी, और उनके दरबार में दो जने थे जिनको ना हो तो एक को तो दशराज और दूसरे को ना हो तो बछराज। ठीक है, तो इन तीनों की हत्या कर दी गई थी। तो यशोवर्मन द्वितीय के पश्चात अर्थात 1166 ईस्वी के पश्चात जो इनके पुत्र थे जिनको ना हो तो राजा परमार्दी देव या परिमल या परमाल। ठीक है, तो ये कौन के पुत्र थे? राजा यशोवर्मन द्वितीय के। तो आज की जो क्लास है हम इनके बारे में पढ़े, राजा परमार्दी देव और इनके दो सेनापति थे जिनको ना हो तो आला और उदल। उनके संबंध में विशेष जो बातें आएंगी उनका काफ़ी उल्लेखनीय इतिहास आएगा। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस समय जो गंधर्व विवाह है काफ़ी प्रचलन में था। गंधर्व विवाह अर्थात जिसमें अभिभावक गण आपके राजी नहीं होते हैं, लेकिन जो लड़का लड़की होती है, हम कहें मोड़ा मोड़ी, वो आपसी रजामंदी से विवाह कर लेते हैं या लेके भग जाते हैं, उसको भी गंधर्व विवाह की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि हम बात करें पुराणों के, तो पुराणों में जो 8 संस्कार हैं विवाह से संबंधित जिन्हें पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता था, जिसमें 8 तरह की विवाह की विधियां थीं, तो उनमें से एक थी गंधर्व विधि, जिसमें माता पिता मानते नहीं थे और चूंकि प्रेम तो प्रेम होता था तो जो लड़का लड़की होते थे वो आपसी रजामंदी से प्रेम कर लेते थे। तो इनके बारे में काफ़ी उल्लेख आएगा, या हम यूं कहें कि आपके उम्र के हिसाब से आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इससे प्रोत्साहित भी हो जाए, लेकिन रजामंदी हर जगह हो तो बेहतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ विषय पर आते हैं। जो राजा परिमार्दी देव थे उनका शासन चला 1166 से लेकर 1203 ईस्वी तक। तो इनके बारे में सबसे पहली चीज जो उस समय की परिस्थितियां थी उसको समझिए। ठीक है, जो दिल्ली था, दिल्ली जो नगर बसाया था किसने बसाया था? तोमर वंश के एक राजा थे अनंगपाल। ठीक है, उनके द्वारा दिल्ली को बसाया गया था दिल्लिका के नाम से। और इसका जो उत्तर में देखें तो वहां पर राजा था कन्नौज का राजा जिसका नाम था जयचंद। ठीक है, और इनके यदि साउथ की ओर देखें तो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और जो बीच में था वो था दिल्ली। तो अनंगपाल के पश्चात या इन्हीं के जो बाद के उत्तराधिकारी हुए उनमें थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। लेकिन इनमें एक बुराई का कारण था। बुराई का आपसी कारण ये था कि जयचंद थे और पृथ्वीराज चौहान थे, तो उनमें जयचंद थे बड़े और पृथ्वीराज चौहान छोटे थे, परंतु इन्हें दिल्ली का शासन दिया गया। इस कारण से इनके बीच आपसी विरोध रहा। और बाद में जब इनकी पुत्री होती है जयचंद की, एक्चुअल में ए और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौसेरे भाई थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौर। जो जयचंद थे उनका जो शासन था वो बिहार तक था, अर्थात उत्तरी भारत में इनका शासन था, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र पर जयचंद्र का, और जो अजमेर से लेकर दिल्ली और राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर था पृथ्वीराज चौहान का। तो जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, तो उसका साथ गंधर्व विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। एक ये भी इनकी बुराई का कारण था। ठीक है, मैं अभी इसको समझिए कि क्यों बता रहा हूं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपसी मतभेदों के जो प्रमुख कारण हुए वो ये थे। ठीक है, तो राजा पृथ्वीराज चौहान थे किसके समकालीन? परमार्दी देव, अर्थात 1166 से लेकर 1203 के मध्य के कालखंड में। अब जो राजा परमार्दी देव थे उनके यहाँ पे 2 सेनापति हुए जिनका नाम था आला और उदल। आला थे बड़े भाई और उदल थे छोटे भाई। जो किसके भतीजे थे? वो राजा परमार्दी देव के ही भतीजे थे, और जो दशराज थे उनके पुत्र थे। बनाफर वंशीय जो क्षत्रिय होते हैं उनके जो पुत्र थे वो थे आला और उदल। जो 12वीं शताब्दी का काल है उसे वीर पुरुषों का काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय आला उदल, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर महापुरुषों ने जन्म लिया था। इस कारण से 12वीं शताब्दी को वैसे योद्धाओं का या शौर्य गाथाओं से भरपूर शताब्दी कहा जाता है। तो जब इतनी उपमाएं दी गई हैं ना,
तो कुछ ना कुछ विशेष बातें रही होंगी। ठीक है, तो जो राजा परमार्दी देव थे वो किसके मित्र थे? जयचंद्र के मित्र, अर्थात जो काशी के गहरबा नरेश थे उनके मित्र थे। अब जब उनसे दोस्ती थी तो ऑटोमेटिक सी बात है पृथ्वीराज चौहान की नजरों में चढ़े हुए थे, अर्थात उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी भले ही ना हो, लेकिन जो कालिंजर वाला क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं अजमेर और दिल्ली के आसपास ही था या उन्हीं के सीमावर्ती क्षेत्र था। तो इस कारण से पृथ्वीराज चौहान से भी परमार्दी देव की शत्रुता थी। अब देखिए, इनके पास एक पुत्री थी, पृथ्वीराज चौहान के पास एक पुत्री थी जिसका नाम था वेला चौहान, और राजा परमार्दी देव थे, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था ब्रह्मजीत। जो ब्रह्मजीत थे ही लव्स वेला चौहान, मतलब ब्रह्मजीत को प्रेम हो गया था किसे? वेला चौहान से, अर्थात शत्रु की पुत्री से। आपने स्वयं ही अनेक घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि यदि दो परिवारों के मध्य यदि किसी भी तरह की शत्रुता है और उनके बच्चों में यदि आपसी प्रेम संबंध होते हैं तो विवाह करना काफ़ी कठिन होता है। वैसे भी जो भारतीय रीति रिवाज है उनके अनुसार तो बहुत अधिक परेशानी आती है प्रेम विवाह में। ठीक है, तो जो बेला थी किसकी पुत्री? पृथ्वीराज चौहान की। उनको प्रेम हुआ किससे? ब्रह्मजीत से। तो इन्होंने इस कारण से चढ़ाई कर दी कौन से क्षेत्र पर? दिल्ली वाले क्षेत्र पर। किसके साथ? अपने सेनापति आला के साथ। आला और ब्रह्मजीत ने 1180 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। कहां पर? दिल्ली में जाके, और इनकी पुत्री जो थी वेला उससे प्रेम विवाह कर लिया। अब इस कारण से पृथ्वीराज चौहान क्रोधित भी हुए और उन्होंने दोबारा इन पर आक्रमण किया रास्ते में जब ये वापस आ रहे थे, या जो एक रिवाज होता है गौना, उस दौरान इन्होंने आक्रमण कर दिया था ब्रह्मजीत पर, जिसमें ब्रह्मजीत घायल भी हुए थे। ठीक है, तो ये वापस आ गए कहां पर? कालिंजर पर। अब इससे पृथ्वीराज चौहान की जो एक मान था, वैल्यू थी, वो काफी कम हुई, और स्वाभिमान तो सर्वोपरि होता है एक क्षत्रिय के लिए। इस कारण से उन्होंने 1182 में महोबा पर आक्रमण कर दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो महोबा के युद्ध में इनमें जो प्रमुख थे वो थे सेनापति उदल, ब्रह्मजीत किसका पुत्र? परमार्दी देव का, इंद्रजीत इन्हीं के, और भी चचेरे मौसेरे भाई लक्ष्मण चंद जयचंद्र का पुत्र, और पृथ्वीराज चौहान, इनके मध्य युद्ध हुआ। इसमें उदल की मृत्यु हो गई थी, ब्रह्मजीत, इंद्रजीत और लक्ष्मण चंद जयचंद्र के पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से क्रोधित होकर आल्हा ने सेनापति के रूप में कमान संभाली और फिर पृथ्वीराज चौहान को महोबा से खदेड़ दिया, और इस दौरान पृथ्वीराज चौहान के 5 पुत्रों को बंदी बना लिया गया था। किसमें? महोबा के युद्ध में। और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको आला मारने ही वाले थे कि आला के गुरु ने उन्हें इस कार्य के लिए मना कर दिया, और इस कारण से उन्होंने जीवन दान दे दिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। क्योंकि जो आला और उदल थे वो एक ऐसे सेनापतियों की जोड़ी थी जैसे इतिहास में गोरा और बादल की थी। जब रानी पद्मावती के बारे में पढ़ते हैं तो गोरा और बादल का जो योगदान रहा है अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, वही योगदान आला और उदल का रहा है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो आला ने पृथ्वीराज चौहान को क्या दे दिया? जीवन दान दे दिया। तो ये अपने ननिहाल के रास्ते दिल्ली वापस चले गए। ठीक है, और जो 5 पुत्रों को बंदी बनाया था उनको जो रानी वेला थी, जो किसकी पुत्री थी? पृथ्वीराज चौहान की, या हम कहें जो 5 पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान के और बेला, वो तो भाई बहन हुए। तो बेला ने अपने पति ब्रह्मजीत की मृत्यु का बदला और 5 का सिर कलम करके लिया, और अंत में वो सती भी हो गई थी। ठीक है, मैं इतिहास को काफ़ी गहराई से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कनेक्ट हो सकें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सब्र रखें, धैर्य रखें। ठीक है, अब इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान थे वो वापस दिल्ली चले गए। अब शत्रुता तो कायम हो ही गई थी। तो 1187 में कीर्ति सागर का एक युद्ध हुआ। अजमेर वाले क्षेत्र में कीर्ति सागर का एक युद्ध हुआ। राजा परमार्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1187 में युद्ध हुआ, जिसे कहा गया कीर्ति सागर का युद्ध। इसमें जो सेनापति थे वो कौन थे? आला थे, और इसमें पृथ्वीराज चौहान को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी, और इसमें परमार्दी देव की विजय हुई थी। अभी हम देखेंगे कि जो आला और उदल थे उन्होंने लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी आला ने, तो और 52 ही लड़ाइयाँ एक के बाद एक जीते थे। ये काफ़ी गौरव की बात थी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। तो जो 1187 में कीर्ति सागर का युद्ध हुआ उसमें कमजोर कौन पड़े? पृथ्वीराज चौहान। उसका जो प्रमुख कारण था उसी समय मोहम्मद गौरी, जो कि कहाँ का था? गौरी और गजनी, मैंने 2 बताए थे। तो वो थे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, एक गौर रियासत थी, वहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी। उसने
पृथ्वीराज चौहान पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और हर बार पराजित हुआ था, लेकिन 18वीं बार वो हार गए थे। बाद में जो तराइन का युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और लेकिन 1192 में जिसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का सहयोग कर दिया था, इसलिए तब से ये कहावत है कि जयचंद देशद्रोही, कि इस देश में जयचंदों की कमी थोड़ी ना है, गद्दारों की कमी थोड़ी ना है। तो इस कारण से इस तरह की उपमा दी गई थी। या हम कहें रामायण में विभीषण को भी इसी तरह से कहा जाता था कि घर का वेदी लंका ढाए, तो घर के वेदी कौन थे? विभीषण थे। तो ठीक है, यहाँ पर आते हैं, काफ़ी कनेक्टिंग बातें होती हैं तो बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं और ये लेक्चर काफ़ी फिर लंबा हो जाता है, उसके कारण आप लोगों के कमेंट आते हैं कि वीडियो को छोटा रखें। तो ये सब जो होता है वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं होता है। जो ये है ये तो किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, लेकिन जो आपसे बातचीत हो रही है वो एट द मोमेंट बातें होती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। कीर्ति सागर का युद्ध हो गया, परमार्दी देव इसमें जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। और उसी समय तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीते, द्वितीय में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और मोहम्मद गौरी ने 1194 में जो चंदावर का युद्ध था उसमें जयचंद्र को पराजित कर दिया, अर्थात उसी से सहयोग लिया और बाद में उसी के साथ धोखा करके जयचंद्र को भी हरा दिया था। उस युद्ध में जयचंद्र की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं उत्तरी भारत में मुस्लिम सल्तनत का उदय हो चुका था, या मुस्लिम शासकों ने उत्तरी भारत पर अपने शासन की स्थापना कर दी थी। अब जो राजा परमार्दी देव थे उनके समय 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम वंश का शासक था, उसने शमसुद्दीन अल्तमस और साहिब किरानी के साथ मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया? कालिंजर पर। कालिंजर पर अर्थात परमार्दी देव पर। तो जब इन पर आक्रमण किया तो ये हारने वाले थे, इस कारण से इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब जब आपने पिछली क्लास में यदि देखा हो तो जो विद्याधर थे उन्होंने हत्या करवाई थी अपने सामंत अर्जुन से। किसकी? राजपाल से, जब उसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और तो जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली परमार्दी देव ने, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इससे इनके ही मंत्री क्रोधित हो गए जिनका नाम था अजय देव, तो उनने भी इनकी हत्या कर दी कि बताओ, ठाकुरों में जन्म लिया है, क्षत्रिय राजवंश से आप संबंध रखते हो और आप अधीनता स्वीकार कर रहे हो, तो इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। जो ये सब साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं एक उस समय किताब लिखी गई, या हम कहें राजा परमार्दी देव के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था जगनिक। यदि हम लोक साहित्यकारों की बात करें, मध्य प्रदेश के जो लोक साहित्यकार हैं उसमें संत सिंगाजी, ईसुरी और जगनिक, ये हैं मध्य प्रदेश के 3 लोक साहित्यकार। ठीक है, तो इनमें जो जगनिक थे वो किसके दरबारी कवि थे? राजा परमार्दी देव के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परिमल रासो। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है परिमल रासो, तो जिसमें राजा परमाल देव अर्थात परिमल देव या फिर परमार्दी देव के बारे में जो लड़ाइयाँ हैं या उनके युद्ध या उनके शासनकाल से संबंधित जो भी जानकारी है उसका वर्णन इसी में है परिमल रासो में। लेकिन इसका एक जो भाग है वो है आल्हा खंड, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और परिमल रासो का केवल यही आल्हा खंड है जो केवल अभी वर्तमान में उपलब्ध है। तो आल्हा खंड में आला उदल द्वारा लड़ी गई बाउल लड़ाइयों का उल्लेख है। अब जो आला है उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो आला थे वो बड़े भाई थे किसके? उदल के। इनकी जो रानी थी उसका नाम था मछला, रानी मछला। तो जो पथरीगढ़ का क्षेत्र है, जो मझगुआ तहसील है, कहाँ पर? सतना में, तो वहाँ पर एक क्षेत्र है पथरीगढ़। वहाँ का राजा था कौन? ज्वाला सिंह। वो किसकी ओर आकर्षित हो गया था या किस पे मंत्रमुग्ध हो गया था? रानी मछला पर, और उसने उनका अपहरण भी कर लिया था। तो फिर अलाउद्दीन ने उसका वध भी कर दिया था। ठीक है, तो जो मैहर वाला क्षेत्र है जहाँ पर माता शारदा का मंदिर है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आला थे वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। इस कारण से उन्होंने वहाँ पर उनको दर्शन भी दिए थे और अमृत का वरदान दिया था। मतलब आला आज भी वहाँ पर ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। आल्हा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था माता शारदा से, और वर्तमान में मैहर भी इसीलिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तीर्थ स्थल है सतना में और आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो जो आला और उदल थे जब इन पर आक्रमण हुआ था, किस पर?
महोबा वाले क्षेत्र पर। तो उनके बारे में जो आला खंड लिखा गया, उनकी लड़ाइयों के संबंध में, उनकी वीर गाथा के संबंध में जो आला खंड लिखा गया, उसमें इनकी वीरता को काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णित किया गया, या जो उपमाएं दी गई हैं वो बहुत उच्च कोटि की दी गई हैं। उसकी कुछ पंक्तियां हैं जैसे आला ऊदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, इस तरह से कहा जाता था। और जब इन पर आक्रमण हुआ था महोबा वाले क्षेत्र पर, तो इनकी माँ ने इनसे कहा था, मतलब इनको उकसाने के लिए कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इन्हें बहुत भला बुरा कहा था। यदि हमें किसी से कोई काम करवाना है और वो नहीं कर रहा है, तो उसको उकसाने के लिए हम कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं कि चलो तुम तो कर ही नहीं पाओगे, चलो तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो फिर वो संपूर्ण जोर लगा देता है उस कार्य को करने के लिए। तो इनकी जो माता थी, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की थी कि 12 बरस है कुक्कर जीवे, 16 बरस जिए है स्यार। कुक्कर रहता कुत्ता, 12 वर्ष कुत्ता जीवे, कुक्कर जीवे, 16 बरस जीवे स्यार। 12 बरस है कुक्कर जीवे, 16 बरस जीवे है स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे और जिए तो है धिक्कार। मतलब यदि 18 बरस तक क्षत्रिय ने अपने संपूर्ण काम ना कर लिए और उसके बाद जी रहा है, तो उसका जो जीवन है वो धिक्कार है, उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो काफ़ी वीर रस से संपूर्ण एक गाथा है आला खंड की, और यह विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है जो किसी एक व्यक्ति के बारे में है, आला उदल के बारे में। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि आला खंड के रचयिता कौन है? कौन? जगनिक। ठीक है, और ये भी आ चुका है कि जो जगनिक थे वो किसके दरबारी कवि थे? राजा परमार्दी देव के। ठीक है, अब इसके बाद जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और इनकी हत्या हो गई थी, किसने कर दी थी? अजय देव ने। तो उसके बाद जो इनके पुत्र हुए वो हुए त्रिलोक वर्मन। लेकिन जो परमार्दी देव थे वो अंतिम स्वतंत्र शासक थे चंदेल वंश के। इसके बाद जो मुस्लिम सल्तनतों का उदय हुआ, मुसलमानों ने उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर ही रखा था, तो अब उन्होंने अपना जो एक्सटेंशन किया, विस्तार किया, वो किस ओर किया? दक्षिण की ओर। और आप देखेंगे कि बाद में जो राजा हुए किस वंश के? चंदेल वंश के, वो इतने योग्य भी नहीं थे, तो इस कारण से वो स्वतंत्र नहीं रहे, या हम कहें अंतिम शासक केवल परमार्दी देव थे जो स्वतंत्र रहे। उसके बाद इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुस्लिम सल्तनतों। ठीक है, तो जो त्रिलोक वर्मन हुए वो किसके पुत्र थे? परमार्दी देव के। मैंने बताया था कि इस समय मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण होने लगा था। कहां पर? मध्य भारत की ओर। ठीक है, तो कालिंजर और भी आसपास के क्षेत्र थे, चंदेल वंश के साम्राज्य के जो क्षेत्र थे, उन्हें पुनः प्राप्त किया त्रिलोक वर्मन ने। किससे? मुस्लिम आक्रांताओं से। दूसरी चीज, जो कलचुरी नरेश जिनसे शुरुआत से ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें जो 1212 ईस्वी में कलचुरी वंश के राजा थे विजय सिंह, उनको हराया था। इसका उल्लेख किस में मिलता है? घुरेटी पट्टी एक अभिलेख है, या हम कहें कि जो स्ट्रिप मिलती हैं, पट्टी अर्थात होता है स्ट्रिप, उन पर लिखा हुआ है घुरेटी पट्टी जो रीवा में पाई गई है, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 1212 ईस्वी में कलचुरी नरेश विजय सिंह को त्रिलोक वर्मन ने हराया। ठीक है, इसके अलावा अजयगढ़ शिलालेख, जो कहाँ पर? पन्ना के एक जगह है अजयगढ़, तो वहीं पे अजयगढ़ शिलालेख पाया गया। उसमें इस बात का उल्लेख है कि पन्ना सागर छतरपुर की भूमि दान दी गई है, किसके द्वारा? त्रिलोक वर्मन के द्वारा। ये जो अजयगढ़ शिलालेख है वो किससे संबंधित है? राजा वीरसेन से। ठीक है, अब जो त्रिलोक वर्मन के अगले उत्तराधिकारी हुए, मैं पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब क्योंकि जो पुत्र हुए वो काफी कम समय तक शासन कर पाए या इतने योग्य नहीं थे, तो इस कारण से इनके जो प्रमुख उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? राजा हम्मीर वर्मन। और हम्मीर वर्मन के बारे में सबसे प्रमुख क्वेश्चन आया है कि इन्हें कालंजराधिपति की उपाधि दी गई थी, या हम कहें कि किस चंदेल वंश के शासक को कालिंजराधिपति की उपाधि दी गई थी? चरकारी शिलालेख के महोबा में पाया गया, उसमें इनको उपाधि दी गई है हम्मीर वर्मन को कालिंजराधिपति की। भले ही कालिंजर तो बचा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उपाधियां देना कायम रहा। ठीक है, तो चरकारी शिलालेख महोबा में पाया गया, या महोबा में स्थित चरकारी शिलालेख में हम्मीर वर्मन को कालिंजराधिपति की उपाधि दी गई। दूसरा, अजयगढ़ के सती शिलालेख में इनके शासनकाल का वर्णन है कि 1288 से लेकर 1330 ईस्वी तक चला। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो परमार्दी देव थे वो अंतिम स्वतंत्र शासक थे, लेकिन जो हम्मीर वर्मन थे उन्हें भी चंदेल वंश का कुछ अस्तित्व कायम करने के बाद
उसे चंदेल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन कुछ बाद में छोटे छोटे शासक हुए जिनका हम ये कहें कि इतना ना तो अधिक इतिहास में उल्लेख है, केवल उनके बारे में विशेष जो बातें हैं उनके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमीर वर्मन जो कि अंतिम शासक थे, क्योंकि 13वीं शताब्दी में इन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके लगभग इस वंश की समाप्ति कर दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बाद में भारतीय इतिहास में पढ़ा जाएगा। इनके जो अगले उत्तराधिकारी हुए वो हुए कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय जिन्होंने 1531 में मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था। उस समय जब मुगलों का शासनकाल चल रहा था तो इन्होंने हुमायूं पर आक्रमण किया और हुमायूं को पराजित किया 1531 में। और 1545 में जो शेरशाह सूरी था जिसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान, तो उसका जो पुत्र हुआ जिसका नाम था इस्लाम शाह, उसने किसको मार दिया था, किसका वध कर दिया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय की। लेकिन इनके जो पुत्र थे रामचंद्र और इनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती, जिनके बारे में हम अभी गढ़मंडला के रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, गौड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रानी दुर्गावती थी वो किसकी पुत्री थी? कीर्तिवर्मन द्वितीय की, और इनका पुत्र था रामचंद्र वर्मन। ठीक है, जो रानी दुर्गावती थी इनका विवाह हुआ था दलपत शाह कछवाहा। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और जो आज का विषय था मैंने प्रयास किया कि आपको उचित तरीके से समझ में आए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ें और बेहतर तरीके से पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।